बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किस तरह के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स होते हैं, किन किन बेसिस पे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स कहते हैं, ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और कॉन्ग्रेट ट्रायंगल से रिलेटेड हम थ्योरम 9.1.1 भी प्रूव कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह से अगर किसी एक ट्रायंगल की कोई भी एक साइड और कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स के अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो दो ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जाता है, ये हम थ्योरम 9.1.1 में जो है कि वो देख चुके हैं। अब अगर हमें दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के रूल पता हैं तो हम जो है कि एक्सरसाइज 9.1 और ट्रायंगल से रिलेटेड या ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी से रिलेटेड जितने भी थ्योरम होंगे हम उनको अच्छी तरह से और समझ के सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के रूल्स नहीं पता तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के रूल्स बताए हैं, तो वो आप देख लो, उससे अच्छी तरह से समझ लो, तो वही हमारे काम आने वाले हैं। तो अब हम जो है कि एक्सरसाइज 9.1 सोल्व कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर हमें हर क्वेश्चन में दी गई है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो हमें फिगर के अकॉर्डिंग ही जो है कि क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर मेजरमेंट साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड सी बी एंड एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, और तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट ये जो ट्राइंगल ए बी डी है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ई के। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमें दो ट्राइंगल मिले हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, ये दो ट्राइंगल्स हमें मिले हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक तो ये साइड ए बी और साइड सी बी, ये दोनों साइड्स जो एक गिवन है, यानी इस ट्राइंगल ए बी डी में साइड ए बी और ट्राइंगल सी बी ई में साइड सी बी हमें गिवन है। ट्राइंगल ए बी डी में हमें एंगल ए गिवन है और ट्राइंगल सी बी ई में हमें एंगल सी गिवन है, और हमें ये कहा गया है कि ये जो एंगल ए है एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, और जो है कि साइड ए बी और साइड सी बी के जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो अब हम जो है कि देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमने देख लिया कि हमें गिवन क्या है, हमें मेजरमेंट साइड ए बी, मेजरमेंट साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड सी बी, ये दोनों साइड जो है कि वो इक्वल हैं, तो ये हमें गिवन है। इसी तरह से हमें जो है कि क्या गिवन है, ये जो एंगल ए है कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। तो ये दो चीजें जो है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी डी है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ई के, यानी ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल सी बी ई के कॉन्ग्रेंट है। तो टू प्रूव लिखेंगे हम, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ई के, सी बी ई के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो हम जो है कि अब लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, यानी कि अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हम सबूत पेश करेंगे। उस सबूत के लिए हम जो है कि क्या स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स, और जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीज़न भी देंगे, यानी वजह भी बताएंगे, जो भी हम बात करेंगे उसकी वजह भी बताएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल सी बी ई है, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई, ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में हम देखते हैं कि ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। तो अब हम इसका क्या रीजन दें कि ये एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, तो भाई ये हमें जो है कि गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल ए है एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये बात हमें गिवन है कि एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये जो साइड ए बी है ये साइड सी बी के इक्वल है, यानी कि मेजरमेंट साइड ए बी इक्वल है मेजरमेंट साइड सी बी के, मेजरमेंट साइड सी बी के।
तो ये हमें कैसे पता चला, ये भी हमें गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजरमेंट साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड सी बी के, तो ये भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, रीजन में हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए बी डी है, यानी ये वाला एंगल, इसी तरह से ये जो एंगल सी बी ई है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब हम बहुत अच्छी तरह से ये 8th क्लास में भी देख चुके हैं, इसका थ्योरम भी हम सोल्व कर चुके हैं कि अगर दो लाइनें, जैसे मैं कहता हूं कि ये लाइन L1 है और ये L1 है और ये लाइन जो है कि वो L2 है। अब ये लाइन L1 और L2 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पर जो एक है वो एंगल जो बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे इस एंगल को 1 कहता हूँ, इस एंगल को 2, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो जब भी दो लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये साइड AC और साइड DE ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट B पर। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना है, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम से ये बात प्रूव है कि ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो एंगल ABD है, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABD यानी ये वाला एंगल, कॉन्ग्रुएंट है एंगल CBE यानी इस एंगल के, एंगल CBE के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसका क्या रीजन लिखेंगे, क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लिखेंगे, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, रीजन में हम ये लिखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल CBE है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि ये जो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और ये जो एंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट्स के तहत, ठीक है, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट्स, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट्स के तहत हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो ट्रायंगल ABD है ट्रायंगल CBE के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूव कर लिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE बाय ASA पोस्टुलेट्स के तहत, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है कि हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। तो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो, ये हमारे पास जो है कि ये एक आर्म है, इसी तरह से ये दूसरा आर्म है, तो ये दो आर्म मैंने बनाए। अब इसको मैं कह देता हूँ, ये है हमारे पास B और ये है C और ये पॉइंट क्या है हमारे पास A है। तो ये AB और AC दो आर्म है। अब AB और AC ये दो आर्म है, ये जो है कि एंगल बनाते हैं। इस एंगल को मैं क्या कहता हूँ, एंगल BAC। अब हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर है उस पर जो पॉइंट होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल को दो हिस्सों में जो डिवाइड करेगा उसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि इसने इस एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं किसी भी जगह पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है।
अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी इस एंगल के जो आर्म्स है, आर्म्स ए बी और आर्म्स ए सी, इन दोनों आर्म्स तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पी से। तो ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरह से हमने ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को मैं Q कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं R कहता हूं। तो हमसे ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो एंगल का बाइसेक्टर है उस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द आर्म्स ऑफ द एंगल तक, यानी कि आर्म ए बी और आर्म ए सी तक हम जो है कि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब हमसे ये कहा गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू और पी आर, ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल इन मेजर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बच्चों गिवन क्या है। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर पे ये कोई भी पॉइंट P हो सकता है, ठीक है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC जो एंगल है BAC, यानी ये वाला जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट P ये मौजूद है, ठीक है ना, ये P कोई भी पॉइंट हो सकता है इस बाइसेक्टर के ऊपर। अच्छा, अब जो एक है ऑफ एंगल BAC पर, अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम P, इस पॉइंट P से ये जो PQ है, फ्रॉम P ये जो हमारे पास PQ है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ये AB के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर बेटा, ये आर्म AB के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये जो PR है ये भी परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। ये PR जो एक है ये भी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ये AC के, आर्म AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या हमें साबित करना है, हमें ये साबित करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स यानी PQ और PR इक्वल इन मेजर हैं, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, मेजरमेंट साइड PQ इक्वल है मेजरमेंट साइड PR के, या दोनों ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है हमने। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें सबूत की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, स्टेटमेंट्स, और जो भी स्टेटमेंट्स देंगे हम उसका रीजन भी लिखेंगे, तो रीजंस आ गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं, अब हम यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि हमें दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर आ गए, एक ट्रायंगल है APQ और दूसरा ट्रायंगल है APR, तो ये हमें दो ट्रायंगल मिल गए। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जैसे ही हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो हमें पता है कि ये PQ और PR इस ट्रायंगल का जो साइड है वो PQ है, यानी कि APQ जो ट्रायंगल है उसका साइड हमारे पास PQ है, और APR ट्रायंगल का जो साइड है हमारे पास PR है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव कर लेते हैं तो हम जो है कि आसानी से फिर ये कह पाएंगे कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर PQ है और परपेंडिकुलर PR है ये दोनों इक्वल इन मेजर हैं। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को यानी कि APQ और APR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि APQ और APR की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। इन ट्रायंगल
पी क्यू एन ट्राइंगल ए पी आर, ए पी आर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए पी क्यू में जो एंगल ए है, ये वाला एंगल, ये एंगल ए, अब ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल पी ए क्यू। पी ए क्यू का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल पी ए क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ए आर के, यानी इस एंगल के, एंगल पी ए आर के। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल, इसी तरह से एंगल पी ए आर यानी ये वाला एंगल, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के? इसका क्या रीजन जो है कि हम दें? तो इसका रीजन जो है कि वो ये है कि ये जो ए पी है, इस ए पी ने इस एंगल को, यानी इस एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट किया है। तो जब इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है तो नतीजे में दो इक्वल एंगल्स हमें मिल गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो AP है, ये जो AP बाइसेक्टर है, इसने बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट्स एंगल BAC को, एंगल BAC को क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। अब एंगल BAC को बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। जब इस बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट किया तो नतीजे में दो इक्वल एंगल्स मिल गए। तो यानी कि इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, यानी कि एंगल PAQ यानी ये वाला एंगल और एंगल PAR यानी ये वाला एंगल, तो ये इक्वल हो गए, यानी कॉन्ग्रुएंट है। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये PQ और PR परपेंडिकुलर हैं। अब ये परपेंडिकुलर है तो यानी ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। यानी इस एंगल को अगर मैं यहाँ बना दूं तो ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी बनाऊं तो 90 डिग्री का है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल PAQP या PQA, तो ये जो एंगल हमारे पास है AQP कॉन्ग्रुएंट है एंगल ARP के, एंगल ARP के। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों जो एंगल हैं वो क्या है? राइट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल्स। दोनों क्या है? यानी कि एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? राइट एंगल्स हैं। इसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR में ये जो साइड AP है ये इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो साइड AP है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड AP के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में यानी ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो साइड AP है ये कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे इसका रीजन कि ये कॉमन है। अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR की कोरेस्पोंडेंस देखी तो इसमें ये जो एंगल PAQ है ये कॉन्ग्रुएंट है PAR के। इसी तरह से एंगल AQP कॉन्ग्रुएंट है एंगल ARP के। इसी तरह से साइड AP कॉन्ग्रुएंट है साइड AP के। रीजंस हमने लिख दिए यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं एंगल एंगल साइड, ठीक है। 5 रूल में से एक रूल जो कॉन्ग्रुएंसी का है वो रूल क्या है हमारे पास? एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड के तहत जो है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APR, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस बेस पे हम कह सकते हैं? इसका रीजन क्या दें हम कि एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत, एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत
हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल एपीआर ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये जो साइड पीक्यू है ये साइड पीआर यानी कि परपेंडिकुलर पीक्यू और परपेंडिकुलर पीआर ये भी दोनों इक्वल इन मेजर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ये जो पीक्यू है, पीक्यू मेजरमेंट पीक्यू इक्वल है मेजरमेंट पीआर के या कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हमें जो है कि वो प्रूव करना था। अब क्यों कह सकते हैं कि ये पी क्यू और पी आर जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन क्या दें? इसका रीजन हम ये देंगे क्योंकि ये जो ट्रायंगल एपीक्यू और ट्रायंगल एपीआर है ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ये दो ट्रायंगल जब ये दोनों ट्रायंगल यानी एपीक्यू और एपीआर जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि इसके कोरेस्पोंडिंग जो साइड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अब यहां पर लिख सकते हैं कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम आसान जबान में लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये सिंपल वे में आप इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एपीक्यू ट्रायंगल एपीआर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा जो है कि इन दोनों की कॉन्ग्रुएंस साबित होने की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब इसका ये जो साइड पी क्यू है यानी परपेंडिकुलर पी क्यू और परपेंडिकुलर पी आर ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यही हमें जो है कि वो प्रूव करना था और हमने कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है देखते हैं हम। इन द गिवन फिगर वी हैव ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDE के सच डेट मेजरमेंट साइड AC इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड BD। मेजरमेंट एंगल A जो है हमें गिवन है वो कितना है 3x + 1 होल डिग्री और मेजरमेंट एंगल E जो है कि वो भी हमें गिवन है 3y - 2 होल डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल E किसके इक्वल है x + 35 होल डिग्री के। हमें वैल्यूज मालूम करनी है x की और y की यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस फिगर में दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल BDE। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये साइड AC और इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या है BD है, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। एंगल A गिवन है और एंगल B हमें गिवन है और एंगल C हमें गिवन, एंगल E हमें गिवन है। तो अब हमें जो है कि x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें यहाँ पे ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDE के, ट्रायंगल BDE के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। और क्या हमें गिवन है, हमें जो है कि ये साइड AC इक्वल है साइड BD के यानी मेजरमेंट साइड AC इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड BD के। इसी तरह से और हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल A है, एंगल A यानी मेजरमेंट एंगल A हमें क्या गिवन है 3x + 1 होल डिग्री। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल B भी हमें गिवन है, वो क्या है x + 35 डिग्री, x + 35 डिग्री। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल E ये भी हमें गिवन है और ये क्या है हमारे पास 3y - 2 होल डिग्री। तो ये तीनों एंगल और ये साइड यानी एंगल A, एंगल B और एंगल E हमें गिवन है और साइड AC कहा गया है कि साइड BD के इक्वल है। हमें मालूम जो करना है वो क्या है x की और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब हमें गिवन में क्या दिया गया है यानी क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो क्या है, ये ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDE के। जब ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ACE ट्रायंगल BDE ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए और एंगल बी भी जो है कि वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। तो ये दोनों जो है कि वो क्या है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल बी डी ई, तो लिहाजा जो है कि मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल बी की इक्वल होगा। यानी ये जो एंगल ए है ये हमारे पास है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी जो है कि x प्लस 35 है। अब यहाँ से हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमें मालूम करने का कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस का x राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये 35 और ये प्लस 1 राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 2x इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 34/2, और 34 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17। अब यहाँ पे 17 डिग्री नहीं लिखना क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम की है, ये एंगल ए नहीं है या कोई भी एंगल नहीं है ये, तो ये x की वैल्यू हमने मालूम की है यहाँ पर। अच्छा, जब x की वैल्यू हमें मिली तो हम यहाँ से जो है कि एंगल ए और एंगल बी भी मालूम कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास ये जो एंगल ए है ये मालूम कर लेते हैं हम, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एंगल ए जो है 3x प्लस 1 है। अब x की जगह x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, यानी कि 3 इंटू 17 प्लस 1 होल डिग्री इज इक्वल टू 17 3 जा 51, 51 और 1 कितना हो गया 52। तो इस तरह से एंगल ए जो है कि हमारे पास क्या है 52 डिग्री के बराबर है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये 52 डिग्री इसके बराबर है। इसी तरह से ये एंगल बी जो है, एंगल बी x प्लस 35 डिग्री के बराबर है। एंगल बी जो है कि वो किसके इक्वल है, x प्लस, ये बल्कि x की जगह जो है कि x की वैल्यू लिखेंगे हम 17 प्लस 35 होल डिग्री। तो 17 और 35 कितना हो गया हमारे पास 52 हो गया, तो ये 52 डिग्री हो गया। तो इस तरह से एंगल ए 52 डिग्री है, एंगल बी भी जो है कि वो क्या है 52 डिग्रीज है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो y है वो हमारे पास एंगल ई में मौजूद है। अब एंगल ई जो है हमारे पास किसके इक्वल है 3y माइनस 2 होल डिग्री, यानी एंगल ई 3y माइनस 2 होल डिग्री के बराबर है। अब यहां से हम y की वैल्यू किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब देखो हमें एंगल ए पता है, एंगल बी पता है। अब ये एंगल जो ई है हमारे पास, हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल बी डी ई। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं स्प्लिट कर देता हूं तो इन दोनों ट्राइंगल्स को बज़ाहिर देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एंगल सी है ये एंगल बी के इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है। अब क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो है यहाँ पर ये जो एंगल सी है इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल जो है वो एंगल डी है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल बी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है जो हमें गिवन है, तो फिर ये एंगल ए एंगल बी के ही कॉन्ग्रेंट होगा और एंगल सी एंगल डी के कॉन्ग्रेंट होगा। एंगल सी एंगल बी के कॉन्ग्रेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सिर्फ कोरेस्पोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है। अब एंगल सी की तो कोरेस्पोंडिंग साइड तो एंगल डी है, तो ये कॉन्ग्रेंट होगी। तो एंगल सी और एंगल बी ये दोनों तो कोरेस्पोंडिंग एंगल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जो है कि y की वैल्यू मालूम करने का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सपोज करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूं सपोज। क्या सपोज करते हैं, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास साइड ए बी है और ये जो साइड सी डी है, ये पूरी साइड ए बी और ये साइड सी डी, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, ऐसा हम सपोज करते हैं कि ये जो साइड, अब हमें तो नहीं पता, तो हम ये कहते हैं कि ये जो साइड ए बी है, मेजरमेंट साइड ए बी, ये इक्वल है मेजरमेंट साइड सी डी के। एंड हम कहते हैं कि ये जो ई है ये मिड पॉइंट है
साइड ए बी और साइड सी डी का, यानी कि साइड ए बी और साइड सी डी ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम कहते हैं कि ये जो ई है एंड ई जो है कि वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी और साइड सी डी का। साइड ए बी और साइड सी डी का क्या है, ये ई मिड पॉइंट है। साइड ए बी एंड साइड सी डी का ये जो पॉइंट ई है ये मिड पॉइंट है। अब अगर ये पॉइंट जो है कि साइड ए बी और साइड सी डी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा, और हमने यहाँ पे ये सपोज किया कि ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है और ई जो है कि वो ए बी और सी डी का मिड पॉइंट है। तो लिहाजा जो है कि ये जो मिड पॉइंट ई है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी साइड ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और साइड सी डी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये साइड ए बी और साइड सी डी इक्वल है, यानी इक्वल इन लेंथ है, ऐसा हमने सपोज किया। यानी कि अगर ये जो हमारे पास ए बी अगर 4 सेंटीमीटर की है तो सी डी भी हमारे पास जो है कि 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये पॉइंट ई जो है कि मिड पॉइंट है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब है ये साइड ई ए और साइड ई सी, यानी कि देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन ये जो साइड ई ए है, मेजरमेंट साइड ई ए इक्वल होगी मेजरमेंट साइड ई सी के। इसी तरह से एंड ये जो साइड ई डी है ये साइड ई बी के इक्वल होगी, यानी कि ये जो साइड मेजरमेंट साइड ई बी इक्वल होगी मेजरमेंट साइड ई डी के। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास साइड ई सी इक्वल है साइड ई ए के। तो हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए सी ई। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये जो ई ए है, ई ए इक्वल है ई सी के। तो जब ये दो साइडें इक्वल हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये साइड ई सी का अपोजिट एंगल, ये साइड ई सी है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। इसी तरह से साइड ई ए है, इस ई ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी है। तो यानी ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल डी है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो ये भी जो है कि एंगल सी भी एंगल डी के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल ए एंगल बी के, ये तो वैसे ही हमें पता है, गिवन है। तो लिहाजा ये जो एंगल सी है वो एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल सी है, देयरफॉर ये जो एंगल सी है, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए के बराबर है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं बट ये जो एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, मेजरमेंट एंगल बी के, मेजरमेंट एंगल बी के बराबर है। तो जब एंगल सी एंगल ए के बराबर है और एंगल ए जो हमें गिवन है एंगल बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है कि जब एंगल सी एंगल ए के बराबर और एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल सी है, मेजरमेंट एंगल सी जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल बी के। ठीक है, तो यहां पर हम अब कह सकते हैं कि ये जो एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है। अच्छा, अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं स्प्लिट करूं, तोड़ूं, तो ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए ई सी। इसी तरह से ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरह से मैं अगर इसको तोड़ूं तो ये ट्रायंगल है डी बी, डी बी
ई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कि क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया। तो अब ये ट्राइंगल क्या है, ए सी ई यानी ए सी ई, और ये ट्राइंगल क्या है, बी डी ई यानी बी डी ई। तो अब ये भी एंगल ई है, ये भी एंगल ई है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में से कोई भी ट्राइंगल हम ले लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल्स में 3 एंगल होते हैं, यानी 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो एंगल ए, एंगल सी और एंगल ई, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, यानी कि ये जो मेजरमेंट एंगल, में से लिख देता हूं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल ई, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल, अब ये जो मेजरमेंट एंगल सी है हम देख चुके हैं ऊपर ही किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल बी के बराबर है। तो इसकी जगह हम मेजरमेंट एंगल बी लगाएंगे, बी लिखे, मेजरमेंट एंगल बी लिखेंगे प्लस मेजरमेंट एंगल ई लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हमें पता है कि ये जो एंगल ए है बराबर है 52 डिग्रीज के, तो एंगल ए की जगह हमने 52 डिग्री लिखा, प्लस एंगल बी की जगह हम 52 डिग्री लिखेंगे, 52 डिग्री लिखेंगे प्लस, यानी कि अब यहाँ पे डिग्रीज नहीं लिखना है आपने, क्योंकि अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिग्री से डिग्री वैसे भी कट जाएगा, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लिखेंगे, कोई उसका यूनिट नहीं लिखेंगे। तो अब जो है कि मेजरमेंट एंगल ई जो है वो हमें गिवन है, वो क्या है, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 180 डिग्री नहीं लिखेंगे बल्कि 180 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 52 और 52 कितना होता है हमारे पास, 104, 104 में से 2 माइनस करेंगे तो 102 होगा, यानी कि ये होगा 3y प्लस 102 इज इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू किस तरह से आएगी, जब 180 माइनस 102 करेंगे, जब माइनस प्लस 102 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 102 हो जाएगा, और ये 3y है। इस तरह से y इज इक्वल टू 180 माइनस 102 78 होता है, तो 78, और ये 3 जो है कि बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, ये हमें पता है। अब 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो इस तरह से y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आई है, हमारे पास y की वैल्यू आई है 26। तो अब हमने इस तरह से y की वैल्यू को फाइंड की, इससे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास x इज इक्वल टू है 17 एंड y इज इक्वल टू 26, और यही हमारे पास क्या है, वो आंसर है। इस तरह से हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर, फिगर्स हमें गिवन है, तो इस फिगर्स के मुताबिक जो है कि ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, सच डेट, ये ट्राइंगल DEF ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है कि ये जो साइड DE है, साइड DE, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या है, PQ है। तो साइड DE जो है कि वो हमें गिवन है कितने सेंटीमीटर है, 6x प्लस 1 सेंटीमीटर, और साइड EF, साइड EF जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से ये जो साइड RQ है, साइड RQ ये 5y माइनस 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह से साइड PQ, साइड PQ जो है वो 10x माइनस 19 सेंटीमीटर के है। तो हमें यहाँ x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, यानी कि ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के, ये यानी ट्राइंगल DEF
ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम देखते हैं कि ये जो साइड DE है, ये जो साइड DE है, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या है, PQ है। तो हम देख सकते हैं साइड DE और ये साइड क्या है, PQ है। ये दोनों साइड्स क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट DE है, ये क्या है, इक्वल होगा मेजरमेंट PQ के। मेजरमेंट DE मेजरमेंट PQ के इक्वल होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो DE है हमारे पास कितना है, 6x + 1 इक्वल टू, और ये जो PQ है हमारे पास वो कितना है, 10x - 19। बहुत आसानी से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ पे x की। तो यहाँ से 10x लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -6x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो 1 + 19 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे होगा 4x, 10x - 6x 4x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 × 5 = 20। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो साइड RQ है 5y - 7, साइड RQ, इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या है हमारे पास, FE। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे, या EF कह सकते हैं हम। तो EF इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड क्या है, RQ। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा जो है कि ये RQ EF के कॉन्ग्रुएंट होगी या इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि RQ यानी मेजरमेंट RQ जो है वो इक्वल है मेजरमेंट साइड EF के। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास RQ क्या है, 5y - 7। तो 5y - 7 इक्वल टू, और EF जो है हमारे पास कितना है, वो 8। तो यहाँ से हम y की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, 8 और ये +7 हो जाएगा। अब 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है। तो हम यहाँ पे जो है कि क्या लिखेंगे, 15। तो 5y = 15। तो अब ये हम जो है कि वो यहाँ देख लेते हैं। चलो y = 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3 कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने जो है कि वो y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इससे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, 5 थी, और y की वैल्यू क्या है, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = लिहाजा x की वैल्यू जो है कि वो कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, 3 आई है, यानी 5 सेंटीमीटर लिखें यहाँ पे हम। और y की वैल्यू जो है हम क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू क्या आई है, 5, और y की वैल्यू क्या आई है, 3। और यही जो है कि वो हमारे पास क्या है, वो आंसर है।